दोस्तों हमारा स्टॉक मार्केट या तो ऊपर जाता है या नीचे जाता है और खास तौर पे ऐसे ग्लोबल अनसर्टेनिटी की सिचुएशन में दो इम्पॉर्टेंट सवाल हम इन्वेस्टर्स के मन में है जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तहत इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं। ये दो इम्पॉर्टेंट सवाल क्या है कि क्या स्टॉक मार्केट में बिगेस्ट बुल मूवमेंट आएगी या स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ी गिरावट होगी, क्योंकि ये दो डिस्कशंस आज के हॉट डिस्कशंस हैं। और ऐसे में स्टॉक मार्केट कहाँ पर है, स्टॉक मार्केट के फंडामेंटल्स क्या कह रहे हैं एंड मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशंस क्या कह रही हैं, किस तरफ इशारा कर रही हैं, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज की इस वीडियो में हम डिटेल में इसको समझेंगे और साथ ही साथ जानने की कोशिश करेंगे कि स्टॉक मार्केट में किन किन सिचुएशंस में कहाँ पे जाकर बुल रन्स आई हैं। तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नया सीखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर रिटेल पर स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। ध्यान रखिए यहाँ पे जो भी चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं वो किसी भी तरह का बाय या सेल कॉल नहीं है, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट में हमने पहले देख रखे हैं कि बड़ी बड़ी गिरावटें हुई हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूं सन 2008 की गिरावट में। सन 2008 में हमारा निफ्टी हुआ करता था 6150 के आसपास और वहां से गिरावट हुई करीब करीब 2700 के आसपास। तो यहाँ पे क्या बना था, बॉटम। अब बॉटम कहाँ पे बनेगा ये किसी को नहीं पता होता है। हम हिस्टोरिकल डाटा देख रहे हैं कि बॉटम यहाँ पे बन चुका था। अब अगर आप ध्यान देंगे तो इस टाइम फ्रेम में स्टॉक मार्केट के साथ ही साथ इकोनॉमी में या ओवरऑल रिसेशन की जो भी सिचुएशन रही होगी, सबसे बड़ी अनसर्टेनिटी थी। अब स्टॉक मार्केट में गिरावट जब होती है तो गिरावट के बाद क्या एक नया हाई बनता है? तो बनता जरूर है। ये मैं अपनी वीडियोस में आपको कई बार बता चुका हूँ और डाटा के साथ मैंने आपको दिखाया है। अब ध्यान दीजिए, तो जब भी स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ी अनसर्टेनिटी होती है, सबसे ज़्यादा लोग डरे हुए होते हैं, उसी सिचुएशन से स्टॉक मार्केट में हिस्टोरिकली हमें एक बुल रन देखने को मिला है। आगे हम डिटेल में समझेंगे कि बुल रन का मतलब क्या है और जब जब स्टॉक मार्केट में बड़ी गिरावटें हुई हैं, चाहे वो 50-60% की गिरावट हो, चाहे वो 15 से 18% का स्टॉक मार्केट करेक्शन हो, तो नेक्स्ट बुल रन में कितने परसेंट की रिकवरी देखने को मिली है मार्केट में, जिससे आपको मोटिवेशन मिलेगा एंड साथ ही साथ ये भी क्लैरिटी होगी कि स्टॉक मार्केट में जब जब गिरावट होती है तो गिरावट के बाद क्या होता है, ठीक है। तो मार्केट की एनालिसिस करने के लिए दो इंपॉर्टेंट पहलू होते हैं। वो दो इंपॉर्टेंट पहलू क्या है? पहला तो होता है फंडामेंटल्स। अब फंडामेंटल्स का मतलब क्या है कि निफ्टी 50 का मतलब क्या है, पहले तो ये समझिए। निफ्टी 50 का मतलब है कि 50 कंपनियों का एक इंडेक्स है निफ्टी 50 और बेस्ड ऑन द मूवमेंट ऑफ दीज 50 कंपनियां क्यूमुलेटिवली इनका ओवरऑल हमें चार्ट देखने को मिलता है निफ्टी 50 का, ठीक है। ये इतना सा है। अब यहाँ पे इन 50 कंपनियों के ओवरऑल फंडामेंटल्स के हिसाब से निफ्टी 50 का फंडामेंटल निकाला जाता है। निफ्टी 50 के फंडामेंटल को देखने के लिए बेसिकली हम जो कंपनियां हैं उनके ओवरऑल फाइनेंशियल रिपोर्ट्स देखते हैं और साथ ही साथ यहाँ पे हम ओवरऑल निफ्टी 50 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखते हैं और पीजी रेशियो देखते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो जब जब बड़ी गिरावटें हुई हैं, जैसे कि 2008 की गिरावट हो, इन गिरावटों में प्राइस टू अर्निंग रेशियो जनरली 15 के नीचे चला जाता है और जब जब स्टॉक मार्केट करेक्शंस हुई हैं तब 15 से 20 के बीच में रहता है। तो ये हमें समझना होगा। और करंट सिचुएशन में अगर हम ध्यान दें तो 20 के आसपास ही होवर कर रहा है हमारा निफ्टी 50 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो। तो एक तरफ तो हमारे चारों तरफ ऐसी बातें चल रही हैं कि कल को क्या पता कुछ भी हो जाए, दुनिया ही ख़त्म ना हो जाए। रशिया यूक्रेन 2022 से लगे हुए थे, अब यहाँ पे ईरान और यूएस लगे हुए हैं। कभी ट्रम्प साहब आते हैं और कहते हैं कि नहीं भाई, हम जो सीज़ फायर है वो आगे अनिश्चित काल के लिए बढ़ा देंगे। कभी वो आते हैं कहते हैं कि हम तो इतना बड़ा वहाँ पे करेंगे कि जो दुनिया देखेगी। तो यहाँ पे एक तरह से बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है और इसी के चलते जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का क्लोजर हुआ है, राइट, उसके चलते क्रूड ऑयल के प्राइसेस $100 के ऊपर चल रहे हैं कंसिस्टेंटली। अब इससे क्या होता है, ना सिर्फ अनसर्टेनिटी पैदा होती है बल्कि जितनी भी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, जो भी डिपेंडेंट हैं क्रूड ऑयल पर कहीं ना कहीं से, जैसे कि पेट्रोलियम पदार्थ हो गए या सीएनजीज एंड पीएनजीज हो गए, इन सब की अगर किल्लत होती है तो ऐसे में क्या होता है, डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है इंडस्ट्रीज पर, डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है हमारे ओवरऑल कंजम्पशन पर। तो ऐसे में
मार्केट में कहीं ना कहीं से एक प्रेशर ऑफ सिचुएशन देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर हमें ये समझना होगा कि क्या ये इस तरह की सिचुएशन नई है। देखिए, हो सकता है कि इस तरह की सिचुएशन यूनिक हो, लेकिन ऐसी सिचुएशंस पहले भी आई हैं और जिनकी वजह से मार्केट में गिरावट हुई। अब 2008 में एक रिसेशन काइंड की सिचुएशन हुई थी। अब यहाँ पे अगर हम इस पर्टिकुलर टेबल पर जाएं और देखें कि मार्केट में कब कब गिरावट हुई थी एंड रिकवरी कितनी हुई, तो हमें यहाँ पे क्लियरली समझ में आएगा कि गिरावट जितनी बड़ी हुई है हिस्टोरिकली, उससे भी ज़्यादा बड़ी बुल मार्केट हमें देखने को मिली है आने वाले समय में। तो यहाँ पर 1992 के स्कैम में, हर्षद मेहता का स्कैम, बहुत ही पॉपुलर मूवी भी है इस पे, आपने देखा है तो कमेंट करके जरूर बताइए। यहाँ पे 2 साल में 35% के आसपास मार्केट गिर गया, लेकिन रिकवरी उसके बाद कितनी हुई? 150% की। यानी कि मान लीजिए कि मार्केट था इस पॉइंट पर, इस पॉइंट से गिरा यहाँ पर, लेकिन जब नया हाई बनाया तो इस वाले हाई से एक ऊपर हाई पर बनाया उसने। ठीक, अब यहाँ पर टेक बबल बस्ट जब हुआ था तो करीब करीब 38% के आसपास की गिरावट हुई थी और गिरावट की ड्यूरेशन करीब करीब 4 साल के लिए थी। लेकिन उसके बाद 300% की बुल रैली आई 2008 तक। 2008 में लेमन ब्रदर्स की कोलैप्स एंड ग्लोबल पैनिक हमें देखने को मिला था, जिसमें कि 60% तक की गिरावट हो गई थी। ये ड्यूरेशन करीब करीब 2 साल का था। यहाँ पे इसके बाद 110% की बुल रन हमें देखने को मिली। तो ये सारी चीज़ें आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। कोविड वाला लेटेस्ट आई गेस आप सबने देखा है, जहाँ पे करीब करीब 38 से 40% की गिरावट हुई 8 महीने के ड्यूरेशन में। लेकिन उसके बाद 120% की रैली आई सितंबर 2024 तक। तो सितंबर 2024 का वो समय है जहां पे मार्केट ने एक नया ऑल टाइम हाई बनाया था। उसके पहले मार्केट करीब करीब 35% के आसपास की रैली दिखाया जब रशिया यूक्रेन की चीज़ें चल रही थी। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि मार्केट 2024 से करेंटली करीब करीब 10 से 15% के बीच में कहीं ना कहीं से गिरा हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि क्या यहाँ से फर्दर एक नया हाई बनाएगा? तो हिस्टोरिकल ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए तो ऑब्वियसली इसका जवाब यही है कि हाँ बनाएगा, लेकिन कब बनाएगा, कहाँ बनाएगा, कितने % पे जाके एक नया ऑल टाइम हाई बनाएगा, ये किसी को नहीं पता। तो ये इन डाटा के बेसिस पे हम यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं कि अगर एक नया हाई बनता है, अगर एक नया बुल रन आता है, तो यहाँ पे करंट सिचुएशन से मार्केट कहाँ तक जा सकता है, निफ्टी 50 कहाँ तक जा सकता है। फिर आप उसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि क्या 30,000 तक जाने की संभावना है। तो बेस्ड ऑन दैट हमारे जो विश्लेषक होते हैं स्टॉक मार्केट के, वो बताते हैं कि हाँ भाई इतनी % की गिरावट हुई है और इतने % की गिरावट के बाद अगर 40-50% की भी रैली आ जाती है तो 29-30 हज़ार तक तो हमारा निफ्टी कहीं नहीं गया। ठीक है, तो मार्केट में जब जब गिरावट हुई है, गिरावट छोटी या बड़ी उससे फ़र्क नहीं पड़ता, गिरावट छोटी या बड़ी, अगर मैं इसको आपको क्लियरली दिखाऊं तो यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें अच्छे से सीखने को मिलेगी। अब यहाँ पे देखिए तो 1992 में ये गिरावट हुई थी, यहाँ पे सन 2000 में ये गिरावट हुई थी, यहाँ पे सन 2008 में गिरावट हुई थी, 2012 में गिरावट हुई थी, उसके बाद करीब 2015 में गिरावट हुई थी एंड यहाँ पे लेटेस्ट हम सब ने देखा था करीब करीब 38% के आसपास की गिरावट थी कोविड के समय की। तो यहाँ पे 2 तरह की गिरावटें हमें देखने को मिल रही हैं। पहली गिरावट तो छोटी गिरावट है, दूसरी गिरावट बड़े क्रैश के रूप में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। तो जब भी छोटी गिरावट होती है, 15 से 18% की अगर गिरावट होती है तो इसको हम कहते हैं स्टॉक मार्केट करेक्शन। जब 18-20% से ज़्यादा बड़ी गिरावट हो जाती है मार्केट में रीसेंट हाई से, तो इसको हम कहते हैं स्टॉक मार्केट क्रैश। और हमने देखा है कि हिस्टोरिकली हर क्रैश के बाद एक बुल रन हमें देखने को मिला है, छोटा या बड़ा। कहीं कहीं हमें 300% की रैली देखने को मिली है, कहीं कहीं हमें इवन 35-40% की रैली देखने को मिली है। तो करंटली मार्केट हमारा करीब 10 से 15% के बीच में गिरावट दिखाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में कहां तक जाएगा, अगेन बॉटम किसी को नहीं पता है, लेकिन हिस्ट्री को देखते हुए हम कह सकते हैं कि जहां भी जाके रुकेगा वहां से एक नया हाई बनाएगा। ठीक है, सो जैसे कि मैं आपको कह रहा था कि स्टॉक मार्केट की एनालिसिस के लिए टेक्निकल्स एंड फंडामेंटल्स दोनों की जरूरत है। तो S4R पर अभी तक आप नहीं आए हैं तो जरूर से जरूर आइए। S4R का लिंक डिटेल में आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पे आप समझते हैं कि डॉलर के अगेंस्ट रुपया
कहाँ पे मायने रखता है? देखिए, डॉलर के अगेंस्ट रुपया करीब करीब 96 रुपए के ऊपर ऑलरेडी पहुंच चुका है। अब ऐसे में क्या ये पहली बार ऐसा हो रहा है? ऑब्वियसली पहली बार हो रहा है, 96 रुपए के आसपास गया है। कई लोग तो ये भी कहने लगे कि 150 रुपए भी जाएगा और जल्दी ही जाएगा, 200 रुपए भी जाएगा, मैं तो कहता हूँ 250-300 भी जाएगा। इससे फ़र्क हमें क्या पड़ता है, ये समझने की कोशिश हमें करनी चाहिए। देखिए, इकोनॉमी जब तक हमारी डॉलर सेंट्रिक रहेगी तब तक कुछ भी कर ले हम, चाहे हमारी लाइफस्टाइल जो है हाईएस्ट ऑफ द हाईएस्ट लाइफस्टाइल हो जाए कंपेयर टू द वर्ल्ड, हम चाहे ग्लोबल इकोनॉमी में पहले दूसरे पायदान पे ही क्यों ना आ जाए, जब तक डॉलर सेंट्रिक इकोनॉमिक रहेगी, यानी कि जब हम कोई चीज़ दूसरी कंट्री से भी खरीदने जा रहे हैं तो हम डॉलर में अगर वहाँ पे ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तब तक हमारा रुपया डिप्रिशिएट होता रहेगा। अब कई सारे यहाँ पे तरीके हैं रुपया को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जो कि हमारी आरबीआई करती आ रही है, हमारी सरकारें भी करती आ रही हैं, और समय समय पे हमने उनका रिजल्ट्स भी देखा है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन नहीं कर पाती। क्यों नहीं कर पाती? क्योंकि हर चीज़ का एक साइकिल होता है, इकोनॉमी का भी अपना खुद का साइकिल होता है। तो इकोनॉमिक साइकिल में बेसिकली क्या होता है, हमारे पास इकोनॉमिक साइकिल में 4 इंपॉर्टेंट फेजेज होते हैं। अब ये 4 फेजेज क्या होते हैं? ये फेज होता है, यहाँ पे मान लीजिए एक ट्रॉफ है, यहाँ से इकोनॉमी एक्सपेंशन होती है, और एक्सपेंशन फेज के बाद एक सर्टेन पॉइंट पर जाकर यहाँ पर पीक बनता है, एंड इसके बाद फिर से कॉन्ट्रैक्शन फेज शुरू होता है, एंड जाके फिर से हमें ट्रॉफ बनते हुए दिखाई देता है। तो ये साइकिल, इकोनॉमिक साइकिल चलती रहती है, और जब यहाँ पे ट्रॉफ बनता हुआ दिखाई देता है तब ग्लोबल अनसर्टेनिटीज, या कहिए कि भैया अनएम्प्लॉयमेंट अपने पीक पर आ चुका है, स्पेंडिंग कहीं ना कहीं से थम चुकी है, एंड हर चीज अपने जगह पर एक स्थिरता पा चुकी है। अब यहाँ से डेवलपमेंट ही होना है, ग्रोथ ही होना है, स्पेंडिंग ही बढ़नी है, एंड इंटरेस्ट रेट्स भी कम होने हैं, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंडिंग कर सके, इकोनॉमी को बूस्ट मिल सके। ठीक है, बस ये 4 पॉइंट्स पे इकोनॉमिक साइकिल चलती है। ठीक, अब यहाँ पे हमारे भारत का लेटेस्ट जो जीडीपी डाटा है, उसके हिसाब से जीडीपी ग्रोथ रेट FY 2026 के लिए 7.4 प्रेडिक्ट किया गया है। ये आई थिंक जनवरी 2026 का डाटा है। तो जब लेटेस्ट डाटा आएगा तो वहाँ पे हमें ये समझ में आएगा कि एक्चुअल में जीडीपी ग्रोथ रेट अभी बेस्ड ऑन द करंट सिचुएशंस क्या हो सकती है, फोरकास्ट आने वाले समय के लिए। ठीक, सो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, तो जो जीडीपी ग्रोथ रेट है, राइट, पिछले कुछ 4-5 सालों से ऑन एंड अराउंड 7% के आसपास हमारे भारत की देखने को मिल रही है। इसके साथ ही साथ अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशंस पर ध्यान दें तो यहाँ पर जीडीपी ऑब्वियसली हमने डिस्कस किया करीब 7.5-7.6% के आसपास देखने को मिल रही है। सीपीआई इन्फ्लेशन रेट अगर हम देखें तो वो 3.5% के आसपास हमें देखने को मिल रही है, एंड इसके साथ ही साथ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की अगर हम बात करें तो वो अभी भी 698 बिलियन डॉलर के आसपास है। हालांकि पिछले 1-2 महीने में ही देखें तो बहुत ज़्यादा प्रेशर है भारतीय सरकार के ऊपर, और यहाँ पर फॉरेन रिजर्व्स में बड़ी कमी आई है। इसके साथ ही साथ गवर्नमेंट ने डॉलर के अगेंस्ट रुपया को मजबूत करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए, लेकिन हमारा रुपया जो है वो डॉलर के अगेंस्ट कमज़ोर होता जा रहा है। ठीक है, इसके साथ ही साथ गोल्ड के रेट्स अगर हम देखें तो पिछले कुछ महीनों में ही शार्पली ऊपर की तरफ मूव हुए थे, एंड रिसेंटली हमारे सरकार ने क्या किया है कि एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाकर 15% के आसपास कर दिया। तो सरकार भी ये चाह रही कि कहीं ना कहीं से डॉलर के टर्म्स में जो गोल्ड भारत में आ रहा है वो भी कहीं ना कहीं से रुपए को कमजोर कर रहा है। तो अगले 1 साल तक इंपोर्ट पर कहीं ना कहीं से रेस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई, और सिल्वर पे तो पूरे के पूरे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए हैं इंपोर्ट पर। तो ऐसे में अगर हम गोल्ड रेट्स देखें, राइट, तो हिस्टोरिकली गोल्ड के प्राइसेस हमेशा बढ़ते रहे हैं रिगार्डलेस एनी काइंड ऑफ सिचुएशंस, यानी कि इकोनॉमिक सिचुएशन कुछ भी हो, गोल्ड के रेट्स थोड़े से नीचे आते हैं, लेकिन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वो हमेशा ऊपर की तरफ मूव करते हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पे क्रूड ऑयल की अगर हम बात करें तो पिछले कुछ हफ्तों से कंटिन्यूअसली $100 के ऊपर यहाँ पे क्रूड ऑयल के प्राइसेस चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से ये भी एक प्रेशर डालता है ओवरऑल मार्केट पर एंड ओवरऑल इकोनॉमी पर, क्योंकि हम सीधे सीधे देख रहे हैं कि जो हमें ईंधन की ज़रूरत होती थी वो हमारे पास है, तो
40, 50, 60 दिन का हमारे पास स्टोरेज रहता है, लेकिन कॉमर्शियल लेवल पर इसकी कहीं ना कहीं से कमी देखी जा रही है। और इसके साथ ही साथ हमने रिसेंटली इन्फ्लेशन भी बढ़ता हुआ देखा है, यानी कि जो प्रोडक्ट्स हैं जो कि डिपेंडेंट हैं क्रूड ऑयल पर कहीं ना कहीं से, चाहे वो पीएनजीज हो चाहे वो सीएनजीज हो, उनके दाम हमें बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये सब चीज़ें राइट, जो इकोनॉमिक प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है, ये सब क्या लॉन्ग टर्म के लिए, इन सब की वजह से हो सकता है हमारे इकोनॉमी पे प्रेशर पड़े, लेकिन हमारी जो ओवरऑल भारत की इकोनॉमी है राइट, वो एक ग्रोइंग इकोनॉमी है रिगार्डलेस अदर डेवलप्ड कंट्रीज। हमारा ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग बढ़ रहा है, हमारी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, एंड डिजिटल इकोनॉमी कहीं ना कहीं से एक्सप्लोड करती हुई दिखाई दे रही है। एंड टॉप ऑफ एवरीथिंग, हमारे देश में अभी भी इन्वेस्टिंग कल्चर जो है वो पीक पर नहीं पहुंचा है रिगार्डलेस लास्ट 4-5 ईयर्स डाटा, जहां पर कोविड के पहले करीब 3 करोड़ 4 करोड़ डीमैट अकाउंट हुआ करते थे, करंटली देखें तो 17-18 करोड़ के आसपास डीमैट अकाउंट्स हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अभी भी मेच्योर्ड इन्वेस्टमेंट सेंट्रिक यहाँ पर कल्चर नहीं है। पहले लोग मोस्टली एफडी में पैसा डाल देते थे या गोल्ड खरीद लेते थे या रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट कर देते थे। तो कोविड के बाद से हम देख रहे हैं कि ये थोड़ा सा शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है और मार्केट में पैसा आ रहा है लोगों के जरिए, एसआईपीज के जरिए, म्यूचुअल फंड्स की। तो मार्केट में कहीं ना कहीं से पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, और पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है इसका मतलब क्या है, सीधा सीधा इसका मतलब है कि लिक्विडिटी मेंटेन रह रही है, और लॉन्ग टर्म में किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को लिक्विडिटी और अर्निंग्स ही ऊपर ले जाती है। ठीक है, चलिए यहाँ पे दूसरी बात, क्या क्रैश आ सकता है? 100% हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है। हमने देखा कि चार्ट जो है सीधी लाइन में तो नहीं मूव कर रहा है, चार्ट में कभी 60% की भी गिरावट है, चार्ट में कभी 18-20% की भी गिरावट है। तो जब जब वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव हुई है मार्केट की, तब तब मार्केट में गिरावट देखने को मिली है, एंड कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से भी मार्केट में गिरावट देखने को मिली है। एंड अगर हम देखें ध्यान से तो मार्केट के हेल्दी बने रहने के पीछे करेक्शंस बहुत जरूरी होते हैं। सो अब आते हैं फाइनल क्वेश्चन पर, क्या 2030 तक 30,000 निफ्टी रियलिस्टिक लग रहा है? तो मैथमेटिकली देखें तो इम्पॉसिबल नहीं है। हमने एग्जांपल्स के साथ भी देखा है कि पिछली जो भी गिरावटें हुई थी उनके बाद मार्केट में बुल रैली कितनी हमें देखने को मिली। सो अगर इंडिया की इकोनॉमी स्ट्रांग रहती है, इंडिया की ओवरऑल जीडीपी ग्रो करती रहती है, कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रो करती रहती है, एंड लिक्विडिटी रहती है, तो मार्केट में हायर लेवल्स तो बनते रहे हैं, लेकिन बीच बीच में यहाँ पर 10%, 30%, 60% की गिरावटें भी आती रही हैं। सो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसमें दी गई जानकारी आपके काम की होगी। वीडियो को लाइक करिए, कोई भी सवाल हो इससे रिलेटेड तो कमेंट जरूर करिए, और दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। आपके हिसाब से क्या 30,000 तक 2030 तक निफ्टी 50 हमें जाता हुआ दिखाई देगा, या उससे पहले ही 2027 तक ही जाएगा? राय अपनी कमेंट जरूर करिए।